नमस्ते बच्चों। मैं आज फिर एक बार आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करने आया हूं जो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि वास्तव में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी एलपीजी पॉलिसी भारत में इंट्रोड्यूस जुलाई 1991 में हुई, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे देश के नीति नियंताओं को विवश कर दिया। इट्स वेरी simple things to understand that what were the prevailing conditions before the introduction of new economic policies that compelled to bring about this kind of broad changes in the whole economic spectrum. इन चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड को नहीं समझते तब तक ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जब इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों किया गया और कौन सी कंडीशंस थी जिन्होंने हमको मजबूर किया कि अब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें ही करें। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, बिफोर introducing this new economic reforms, there are 5-6 points that we need to understand in its totality, particularly in respect of the prevailing scenario. अगर आप देखें तो जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने जो 5 ईयर गोल्स थे उन पर फोकस किया। उनको अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट सभी 5 ईयर प्लान्स में कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की गई, बट अल्टीमेटली वी कुड नॉट अचीव इट। और आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया इन ऑर्डर टू establish heavy industries in the country so that business can be expanded, many more people can be employed in, another related measures were taken. तो कहने का मतलब क्या था कि पब्लिक सेक्टर was given leading role during planning period, but what happened really, पब्लिक सेक्टर बुरी तरह से फेल कर गई। इनके फेल करने का प्रमुख कारण ये कंटिन्यूअसली दे वर इनकरिंग लॉसेस, लेकिन इट इज नॉट द मेन रीजन। रीजन क्या है, ये क्यों लॉस इनकर कर रहे थे, उसके पीछे का कारण ये था कि दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सेक्टर्स दे वर करप्ट, नेग्लिजेंट एंड दे हैड taken their job as granted. ये 3 चीजें थी जिसने पब्लिक सेक्टर को बर्बाद कर दिया। तो पहला कारण जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने का था वो था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। आप सभी लोग सामान्यतः अच्छे से समझ सकते हैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों का जो अंतर अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट नजर आता है कि जहां पर सरकारी स्कूल है वहां पर किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हिलाहवाली की जाती है। जहां प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर मैनेजमेंट हमेशा अपने स्टेक होल्डर्स पर शिकंजा कसे रखता है, जिससे वो लोग अपना आउटपुट और रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट में ये खामी रह गई, जिसके कारण वहां पर करप्शन आया और करप्शन के पश्चात नेग्लिजेंसी थी जिसके कारण करप्शन आया। और
अगर हम ये ग्रांटेड ले लें कि भाई हमारी तो नौकरी लग गई है, हमें कोई निकाल नहीं सकता है, हम चाहे जैसे जो भी काम करें, वट एवर अमाउंट ऑफ वर्क वी आर डिसमिनेटिंग एवरी डे, दैट इज ओके। तो इस तरह का जब एटीट्यूड हमारे माइंड में आ जाता है तो उसका खामियाजा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक व्यक्ति को ही नहीं, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट हैड टू थिंक टू ब्रिंग अबाउट दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री। पहला रीजन था। दूसरा रीजन, डेफिसिट इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज होती है? एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, से इन 1 ईयर। एक वर्ष में जो सारे आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा होता है एक देश का दुनिया के अन्य देशों के साथ में। तो अगर अब आप ऐसे मोटा मोटी रूप में अगर समझें कि अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्राइजेस 4 कंपोनेंट्स, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। लेकिन आप बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी विजिबल आइटम से ही समझिए, जहां पर गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है तो आपका ट्रेड डेफिसिट होगा, और जो आपके पास फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो इस ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको देना होगा। तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचेगा। ये जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बनी, वो क्यों बनी? सीधा सा मतलब है कि हमारे यहां प्रोडक्टिव एक्टिविटीज अगर हो भी रही थी, बहुत नहीं हो रही थी, अगर हो भी रही थी तो वो एट पार नहीं थी, क्वालिटेटिव नहीं थी। वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव का जो क्राइटेरिया होता है उसमें वो फिट नहीं बैठती थी। दैट इज वाई पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वे आर नॉट प्रेफरिंग द इंडियन प्रोडक्ट्स। दैट इज वाई आवर ट्रेड वॉज इन डेफिसिट। दैट इज वाई इट ऑल्सो कंपेल्ड government to bring about this kind of economic reforms. Number 3 पर if you look at inflationary pressure, what is inflationary pressure? Inflationary pressure यानी आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर कहें तो महंगाई का दबाव। और महंगाई का जब दबाव होता है यानी चीजों के प्राइसेस, गुड्स के, सर्विसेज के प्राइसेस जब सोर करने लगे, ऊपर जाने लगे, तो एक अपर क्लास तो बहुत अच्छे से एकोमोडेट और एडजस्ट कर लेता है, चाहे जितना प्राइसेस बढ़ जाए। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है और पुअर सेक्शन होता है वो सफरर होता है। खासतौर से पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर्स अ लॉट। दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न एट दैट टाइम बिफोर द ईव ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। चौथा अगर आप रीजन देखें तो फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैंने अभी बताया आपको दूसरे पॉइंट में, जब डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन में मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो ड्रेन आउट हो रहे थे इन ऑर्डर टू ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम रहेगा तो निश्चित रूप से आपको इंपोर्ट बिल पे करना पड़ेगा, और जब इंपोर्ट बिल पे करना पड़ेगा तो आप कहां से करेंगे? आपको करनी है उस देश की करेंसी में। तो व्हाट एवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यू हैव, दैट इज टू बी पेड टू द कंसर्न्ड कंट्रीज। देयर बाय व्हाट हैपेंस, योर साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिड्यूसेस। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिड्यूस हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी कितनी धमक है, इंटरनेशनल व्यापार में आप कितने महत्व के व्यक्ति हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव, यू कैन नॉट सस्टेन इन लॉन्ग टर्म। अब चूंकि आपको जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट था, हमारे यहां प्रोडक्शन बहुत अधिक नहीं था, तो हमको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ता था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स।
तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमारा एक लार्ज सेक्शन ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो वहां पर स्पेंड हो जाता था, और बाकी चीजें और जो जरूरत की चीजें थी उसमें चला जा रहा था। इसलिए हम लोगों के लिए ये बहुत मुसीबत का दौर था, और जिसमें सरकार को यह सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ा कि अब हम कैसे अपनी इकोनॉमी को नए ट्रेंड पर ले आएं, ऐसे रास्ते पर ले आएं जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस जिसमें हो, और जो ग्लोबल कंपटीशन है वो हमारे प्रोडक्ट में आ पाए। तो इसके लिए तो आपकी जो इकोनॉमी क्लोज्ड थी उसे ओपन करना था। नेक्स्ट रीजन क्या था, जो कि आपका पांचवा, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। कर्ज इतना अधिक हो गया था हमारे ऊपर कि अब जब एक्सपेंडिचर आपका अधिक होगा, इनकम आपकी कम होगी, तो आपको उस चीज की भरपाई लोन लेकर के करना पड़ेगा। यू विल हैव टू, जैसे हम लोग तो रिलेटिव्स, बैंक्स और इन सब चीजों को अप्रोच करके लोन ले लेते हैं, बट गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट टेक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहां से लोन के लिए अब हम अप्रोच करने लगे। ये बर्डन था हमारे ऊपर, और मोस्ट ऑफ द पैसा जो हमारा रेवेन्यू था वो इंटरेस्ट पेमेंट पर चला जा रहा था, यानी हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ठप थी एक तरह से, जो ह्यूज बर्डन ऑफ डेफ्ट्स के कारण। और जो छठा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो ये था कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जो था हमारी इकोनॉमी की, दैट वाज रियली inefficient, inadequate. It was not at par. Those who were managing the economy were not understanding what is to be done at this point of time, particularly with the country like India, which is having vast resources, but there is no guideline how it is to be used. तो ये सारी चीजों की जो अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में आप फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी, इनअप्रोप्रिएशन और मिसमैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था हम उसकी बात कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में जरूरी होता है। अगर आप फाइनेंशियली आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आपको कहीं लेने के देने पड़ जाए, और थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी डेविएशन पॉलिसीज में, चीजों के प्रोडक्शन में, चीजों की मार्केटिंग में आपको इंटरनेशनल कंपटीशन से ड्राइव आउट कर सकती है, आप वहां से निकल सकते हैं। तो जब आप निकल जाएंगे तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो आज की दुनिया में ये सारी चीजों का ध्यान रखना। अब ये 6 पॉइंट्स हमने आपको बताए। इसके साथ ही साथ अब एक चीज और अच्छे से यहां पर समझ लेना जरूरी है कि जब हमारी सरकार ने वर्ल्ड बैंक और IMF को अप्रोच किया कि हमें लोन चाहिए, हमारा सोना गिरवी रख उठा, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, हमारे पास हार्डली 1 हफ्ते का केवल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया कि हम बिल जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, उनके बिल पेमेंट करने के लिए हमारे पास 1 हफ्ते का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट हैड नो ऑप्शन अदर देन टू अप्रोच टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उन्होंने 2-3 शर्तें रखी कि आपको हम लोन देंगे, बट यू विल हैव टू अबाइड बाय दीज कंडीशंस। इन्हीं कंडीशंस पर हम आपको लोन दे सकते हैं। पहला उन्होंने कहा कि आप पहले प्राइवेट सेक्टर से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव कर दीजिए, यानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दीजिए। रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। नंबर 2, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। जो गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव रोल है उसको घटा दीजिए, फैसिलिटेटर बनाइए, उसको इनेबलर बनाइए। गवर्नमेंट का वर्क ऐसा होना चाहिए कि जो इट शुड इवॉल्व अ काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच एवरीबडी कैन
प्रॉस्पर, एवरीबडी कैन एस्केलेट, जिसमें सभी लोग आगे ऊपर बढ़ सके। वो प्रोवाइडर नहीं होनी चाहिए, इनेबलर होनी चाहिए, वो फैसिलिटेटर होनी चाहिए, लोगों को एनवायरनमेंट कंडीशन प्रोवाइड करे और लोग अपने आप आगे आकर के अपने आप को आगे बढ़ाएं। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कहा, उन्होंने कहा कि आप ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दो, यानी रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, जो व्यापारिक प्रतिबंध हैं उनको आप हटा दें। तो बाय एंड लार्ज इफ यू लुक एट 6 पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड दैट कंपेल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग अबाउट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पहला था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, दूसरा था डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तीसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर, चौथा था फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और पांचवा ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट, और छठा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इन छह के अलावा इस तरह की सिचुएशन थी कि अब हमारे पास 1 हफ्ते से अधिक का इंपोर्ट बिल पे करने के लिए पैसा नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए यह कंपलसरी हो गया कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले। और लोन लेने के लिए जब वो अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक और IMF को, तो उन्होंने ये 3 कंडीशंस रख दी। पहली कि आप जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेट सेक्टर पर, उनको आप रिमूव करिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि गवर्नमेंट का रोल आप कम कर दीजिए, मेनी एरियाज में जहां जरूरी है वहां बनाए रखिए, जैसे डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, रेलवे हो गया, इन सब चीजों में आप बनाए रखिए। लेकिन हर जगह गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस डज नॉट अलाउ ऑल द पीपल टू कम इन एंड एस्केलेट इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तीसरा पॉइंट था कि रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर। सो आई होप गाइस यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, एंड वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।